में से हर कोई ये चाहता है कि इसके एलोवेरा का जो प्लांट हो वो खूब फले फूले, उसकी अच्छी तरह से ग्रोथ हो, क्योंकि ये जो प्लांट होता है वो हमारे बहुत ही काम की चीज़ होता है। इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी पाई जाती है। ये हमारे हेल्थ और ब्यूटी दोनों के लिए बहुत ही यूज़फुल होता है ना? तो साथ ही साथ ये एक ऐसा एयर प्यूरीफायर प्लांट भी है जो हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर को शुद्ध भी करता है। और तो चलिए जानते हैं इसके बारे में कि हम इसे किस तरह घना और बड़ा बना सकते हैं, है ना? यानी कि हम यहाँ ये जानेंगे कि अगर हम एलोवेरा का प्लांट अपने घर में लगाते हैं तो हमें किसके लिए किस तरह की पॉट की ज़रूरत होती है, सॉइल कैसी यूज़ करना चाहिए, हमें कितना वाटरिंग यानी पानी देना चाहिए। साथ ही साथ हम यहाँ ये भी जानेंगे कि हमें इसे कितनी धूप देना चाहिए, है ना? इसके साथ साथ हम यहाँ ये भी जानेंगे कि एलोवेरा के प्लांट के लिए कैसे किस तरह की फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है, इसे पेस्टिसाइड हमें देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, है ना? और इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी जानेंगे और इसका प्रोपगेशन का जो तरीका होता है वो क्या होता है, यानी हम इसे किस तरह से एक प्लांट से 10 प्लांट में हम इसे चेंज कर सकते हैं। ये सारी बातें हम यहाँ खुलकर करेंगे, है ना? लेकिन उसके पहले अगर आपने हमारे चैनल मैशी ग्रीन्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल मैशी ग्रीन्स को सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना? तो चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। एलोवेरा का जो प्लांट होता है ना वो भी एक तरह का सक्कुलेंट प्लांट ही होता है। इसकी मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत होती है, साथ ही साथ ये बहुत एक हार्डी प्लांट है ना? यानी कि एकदम से रफ एंड टफ पौधा होता है, इसकी बहुत ज़्यादा केयर हमें नहीं करनी पड़ती है। ये एक बहुत ही लो मेंटेनेंस पौधा होता है ना? लेकिन इसकी थोड़ी बहुत केयर तो करनी ही पड़ती है, जैसे कि हम दूसरे प्लांट की करते होते हैं, है ना? जैसे कि इसके लिए हमें पानी, धूप, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स वगैरह का ध्यान तो रखना ही पड़ता है। सबसे पहले बात करते हैं कि हमें इसके लिए किस तरह के पॉट की ज़रूरत होती है ना? तो पॉट की तो ऐसी बात होती है कि पॉट हम इसके लिए जितना बड़ा लेंगे हमारा प्लांट उतनी ही अच्छी तरह से ग्रो करता है। आप चाहे तो प्लास्टिक का लो, सिरेमिक का लो, मिट्टी का पॉट लो, किसी भी तरह का पॉट लो, आप ले सकते हैं। लेकिन एक बात आपको बताती चलूँ कि मिट्टी का पॉट जो होता है वो किसी भी प्लांट के लिए बहुत ही बेस्ट होता है ना? क्योंकि इसमें पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद और सुराख होते हैं जो हवा को अंदर बाहर करते हैं। और मिट्टी में जो है एयर प्यूरिफिकेशन बहुत ही आराम से हो जाता है ना? गमला लेते वक्त हमें सिर्फ इस बात का ख्याल रखना होता है कि इसमें नीचे की तरफ एक होल यानी सुराख होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हमें ना मिल रहा हो होल वाला तो हम खुद इसमें नीचे बॉटम की तरफ एक तरह से सुराख हमें कर लेना चाहिए, ताकि जब हम कभी गलती से या प्लांट को ज़्यादा पानी दे तो एक्स्ट्रा का जो पानी हो वो होल के ज़रिए बाहर निकल जाए, है ना? और हाँ, हो सके तो गमले के लिए एक प्लेट ज़रूर रखें ताकि इसमें एक्स्ट्रा का जो पानी नीचे की तरफ जमा हो जाए और पौधे को धीरे-धीरे पानी यानी मॉइस्ट जिसको मिलती रहे, है ना? चलिए अब बात करते हैं मिट्टी की। तो जो एलोवेरा का प्लांट होता है इसके लिए जो सॉइल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। जैसे कि इस प्लांट के लिए होती है, इसके लिए हम जो सॉइल यूज़ करेंगे वो ऐसी हो जो पानी को रोके नहीं, इसे होल्ड ना करे। क्योंकि ये खुद एक ऐसा ऑलरेडी एक सक्यूलेंट प्लांट होता है, फ्लशी होता है और एकदम पानी से खुद भरा हुआ होता है। तो आपको यहाँ जो सॉइल लेना है वो भुरभुरी होना चाहिए, यानी कि इसमें सैंड को रेत को मिलाना ज़रूरत है। इसके लिए आपको जो है कॉम्बिनेशन सॉइल का इस्तेमाल करना है ना? इसके लिए हमें गार्डन सॉइल लेना है 50%, वर्मी कंपोस्ट 30%, कोकोपीट हमने यहाँ 10% लेना है और रिवर सैंड भी इसमें हमें 10% मिला लेना है ना? इस तरह से हमें इसके लिए एक कॉम्बिनेशन सॉइल बनानी होती है ना? इसके लिए हमें एकदम भुरभुरी मिट्टी की ज़रूरत होती है। इसकी मिट्टी में हमें ऐसी मिट्टी यूज़ करना चाहिए कि जिसमें पानी ठहरता ना हो। अगर हमें यहाँ इसमें पानी ठहर जाएगा तो इसकी जो रूट्स होती है वो गल जाती है और पौधे में रूट रॉट्स की प्रॉब्लम भी हो सकती है, जिसकी वजह से इसकी पत्तियाँ पीली पड़ जाती है, येलो हो जाती हैं और हमारा पौधा मर भी सकता है ना? और बारिश के दिनों में इसके नीचे की तरफ की जो पत्तियाँ होती है वो गल जाती है, स्वैगी हो जाती है और जो पौधा है वो मशी-मशी सा हो जाता है ना? चलिए अब बात करते हैं धूप की कि हमें इसे कितनी सनलाइट देना चाहिए। तो पहली चीज़ तो ये है कि आपको इसे बिल्कुल धूप में ना रखें, है ना? हमें इस प्लांट को ऐसी जगह रखना चाहिए जहाँ इसे इनडायरेक्ट सनलाइट मिले, है ना? कि बस इसे ब्राइट लाइट मिलती रहे। ये ऐसी जगह रखें जहाँ पार्शियल सनलाइट इसमें इसको मिलती रहे। पार्शियल सनलाइट का मतलब ऐसा होता है कि ऐसी जगह जहाँ थोड़ा वक्त धूप आती रहे और उसके बाद थोड़ा वक्त इसमें यहाँ छाया छाया मिलते रहे, थोड़ा सा छाँव मिल जाए बस। इसे तेज़ धूप पे बिल्कुल ना रखें। इसके कलर्स जो है बहुत अच्छे और ब्राइट आते हैं अगर हम इसे पार्शियल सनलाइट में रखेंगे तो। और गर्मी के मौसम में थोड़ा सा ये रेड रेड से कलर का हो जाता है और जब बारिश का मौसम आता है तो बरसात में फिर से ये ग्रीन ग्रीन हो जाता है ना?
चलिए अब बात करते हैं पानी की, तो हमें इसे कितना पानी देना चाहिए। तो इसको बहुत ही कम पानी की ज़रूरत होती है। हमें सिर्फ उतना ही पानी देना चाहिए कि इसकी जो मिट्टी है वो थोड़ी नम हो जाए, थोड़ी गीली हो, है ना। हमें इस तरह से पानी नहीं देना चाहिए कि पानी नीचे की तरफ से निकलने लगे। ऐसा होगा तो ये जो है पौधा जो है लैगी हो जाएगा और मर जाएगा, है ना। एक तो ज़्यादा पानी से पौधे की जड़ें भी गल जाती है, ऊपर से मिट्टी में फंगस लग जाती है। तीसरी बात, गमले से जो पानी निकल कर बहता है उसके साथ कभी कभी क्या होता है कि हमने जैसे खाद दी है वो खाद भी बहने लग जाती है। इसलिए जब भी किसी प्लांट को पानी दें तो सोच समझ कर ही दें, है ना। प्लांट को पानी देने के बाद इसके बहुत जो है आपको देखना है कि मिट्टी अगर ड्राई हो, आधा गमला सूखने लगा हो, मतलब कम से कम 4 से 5 इंच तक की मिट्टी ड्राई होने लगी है, तभी इसे पानी दें, है ना। एकदम कम पानी भी ना दे, खासकर गर्मियों के मौसम में इसकी पत्ती की जो टिप्स होती है वो ब्राउन हो जाती है। और कभी कभी तो पौधा एकदम, पौधे के साथ साथ पूरे लीफ, इसकी टहनी सब कुछ ब्राउन होने लगती है। ये अंडर वाटर की वजह से होता है ना। चलिए अब बात करते हैं इनकी प्रोपगेशन की। तो इसके जो प्रोपगेशन है वो बहुत ही आसान होती है। हमें क्या करना है कि प्लांट के जो नीचे की तरफ जो छोटे छोटे बेबी प्लांट होते हैं उन्हें हल्के हाथ से निकाल देना चाहिए और किसी दूसरी मिट्टी के पॉट में इसे ट्रांसफ़र करना चाहिए। बस हमें ये ध्यान रखना होता है कि जब हम इन छोटे छोटे बेबी प्लांट्स को निकालें तो हल्के हाथ से निकालें और इनकी जो रूट टूटना ना पाए, है ना। और इस तरह से जल्दी से रिग्रो होने लगता है और एक नया प्लांट हमें मिल जाता है। इसे प्रोपगेशन करने का दूसरा तरीका ये भी है कि हमें, देखिए मैंने जो बताई कि किस तरह से एक बड़ी सी मोटी सी पत्ती लेकर हम इसे मिट्टी में दबा दे तब भी होती है। आप ये जो मेरा छोटा सा प्लांट देख रहे हैं, ये मैंने छोटा सा एक बेबी प्लांट लिया था, इसे मिट्टी में दबा दिया था और देखिए आज ये कितना अच्छा ग्रो होकर तैयार हो। बहुत ही छोटा सा मैंने 6 इंची का एक इसमें से बेबी प्लांट लिया था, उसे दूसरे गमले में लगाया था। यहाँ इस तरफ जो बॉटम है ना आप देख रहे हैं, बस इसी की तरफ से यहाँ छोटे छोटे प्लांट निकलते हैं। वहाँ हम इसे मिट्टी में अगर दबा दें तो एक लीफ से दूसरी लीफ निकलने लगती है। इस तरह से पूरा पौधा तैयार हो जाता है। लेकिन इसमें दिक्कत ये होती है, यानी कैसे कि अगर हम अब एक बड़ी सी लीफ लेकर अगर हम लगाएं तो इसमें ये दिक्कत होती है कि उसे ग्रो होने में बहुत टाइम लग जाता है। कभी कभी 1 साल लग जाते हैं, तब कहीं जाकर एक नया पौधा तैयार होता है। लेकिन अगर हम रूट से लेकर अगर हम लगाए, छोटे छोटे बेबी प्लांट लगाए, तो बहुत ही जल्दी ये बनकर तैयार हो जाता है ना। चलिए अब बात करते हैं इसके फर्टिलाइज़र की, इसे कितने खाद देना चाहिए। तो ये बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है, इसे ज़्यादा खाद वगैरह देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मैन्योरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन हम जिस तरह से दूसरे पौधों को देते हैं तो हमें इसे भी दे देना चाहिए। तो इसके लिए सबसे बेस्ट होता है ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र। आप चाहे तो इसे मार्केट से भी ख़रीद सकते हैं या अपने घर पर भी बना सकते हैं ना। मैंने आपको ऑलरेडी एक बनाना पील फर्टिलाइज़र होममेड है वो, उस पर एक वीडियो बनाई हूँ। आपका बहुत ज़्यादा प्यार मिला है उस पर। आप चाहे तो आप प्लेलिस्ट चेक करके देख सकते हैं। तो आपको वही लिक्विड फर्टिलाइज़र अपने घर में बनाना है, हर 15 दिन में एक बार इसे ज़रूर दें। खाद की तो इसे साल में अगर देना है तो साल में 2 बार, आप फरवरी और सितंबर साल में 2 बार, ऐसा एनुअली 2 बार इसे दे सकते हैं। और लिक्विड फर्टिलाइज़र ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए हर 15 दिन में दें। आप इसे 2 से 3 महीने में भी एक बार दे सकते हैं, है ना, क्योंकि ये बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट होता है। तो चलिए अब बात करते हैं इसके बेनिफिट्स की। तो ये जैसा कि मैंने बताई, ये आप इसे इंडोर भी रख सकते हैं और ये बहुत ही अच्छा ऑक्सीजन को नाइट के टाइम में ऑक्सीजन को बहुत अच्छे से रिलीज़ करता है। तो हम इसे अपने बेडरूम में भी रख सकते हैं। बस हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि खिड़की के पास हो, ताकि इसे हल्की हल्की ब्राइट सनलाइट मिलती रहे। ब्राइट लाइट में इसे डार्कनेस में नहीं रखें, डार्कनेस में रखेंगे तो पौधा टूट जाएगा, इसकी ग्रोथ बिल्कुल रुक जाएंगी, है ना। दूसरी बात यह है कि हम जो इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी पाई जाती है, ये ना सिर्फ हेल्थ के लिए बल्कि हमारी ब्यूटी के लिए भी बहुत अच्छा होता है, स्किन के लिए भी बहुत अच्छा ये काम करता है। और अगर हम अपने घर में लगाए तो ये हमारे लिए ज़्यादातर फ़ायदेमंद ही होता है। लेकिन जनरली होता है क्या है कि हम इसे घर में लगा लेते हैं, धीरे धीरे करके हम इसकी पत्तियां तोड़कर जब हम इसे इस्तेमाल में लेकर आते हैं तो कुछ दिन के बाद जो है ये पौधा एकदम बस छोटा सा रह जाता है। सारी पत्तियां इसकी हम इस्तेमाल कर चुके होते हैं और इसे ग्रो होने में बहुत टाइम लगता है। तो सिंपल इसका तरीका यही है कि अगर आपको एलोवेरा यूज़ करना ही है तो थोड़ा सा बड़ा होने का इसका इंतज़ार करें या इसे एक शो प्लांट, इंडोर प्लांट करके यूज़ करें। और अगर आपको एलोवेरा जेल की ज़रूरत है तो आप रेडीमेड एलोवेरा जेल लेकर आ सकते हैं। बहुत ही इमरजेंसी में आप इसको फ्रेश एलोवेरा जेल का यूज़ कीजिए। अदरवाइज़ ये एक बेस्ट, बहुत ही अच्छा, ऑक्सीजन के हिसाब से बहुत अच्छा प्लांट है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।